Hey everyone, this is Rishabh and we welcome you to our YouTube channel, The Cosmic Chaser. So today's topic, we are going to discuss about constellations. So in this cosmic talk, we will discuss what is constellation, what is the history of constellation, and moreover, what was the usage of constellation in ancient as well as in modern times, and many more other things. So be with us till the last moment, and I definitely hope that you are going to learn something very new at the end of our video. So what is constellation? अगर मैं आपसे पूछूं कि रात को आसमान में आपको क्या दिखता है, so we will say कि countless stars हमें दिखते हैं, ठीक? बट मैं आपको अगर ये समझाऊं कि उन्हीं काउंटलेस स्टार्स में कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको इमेजिनरी लाइन के हेल्प से ड्रॉ करते हो सो आपको एक शेप्स दिखाई देने लगेंगे। फिर वो शेप चाहे किसी एनिमल्स के हो सकते हैं या किसी ह्यूमन बींग्स के हो सकते हैं, वो किसी भी शेप के हो सकते हैं। सो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हीं शेप्स को कॉन्स्टेलेशंस बोलना शुरू कर दिया था, ठीक? सो कॉन्स्टेलेशन किसी एक पर्टिकुलर शेप को नहीं कहा गया है। कॉन्स्टेलेशन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स which when joined together with the help of imaginary lines they forms a shape. The shape can be form of anything, ठीक है? अब उन शेप्स के ही आधार पे उन कॉन्स्टेलेशंस को अलग अलग नाम दिया गया था। आज के समय में एट प्रेजेंट we have almost 88 constellations in our night sky. So आपको ये लग रहा होगा कि ये जो constellation टॉपिक है ये काफी न्यू टॉपिक है, बट एक्चुअली में ये टॉपिक काफी पुराना है। टू बी स्पेसिफिक, इट इज ऑलमोस्ट 32,000 years older. अब यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस 10,000 और 15,000 साल पहले हम ह्यूमन बींग्स आदि मानव की तरह जंगलों में रहते थे। फिर 32,000 ईयर साल पहले हमने कॉन्स्टेलेशंस के बारे में कैसे पता लगा लिया था? सो इन आवर नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टेलेशन, और हम लोग वहां पे समझेंगे कि आखिर में ये 32,000 ईयर्स ओल्ड टॉपिक है या कहीं उससे भी ज्यादा पुराना। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन इज नॉट वेरी न्यू, एज वी हैव डिस्कस्ड इट इज ऑलमोस्ट 32,000 ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या प्रूफ है कि ये 32,000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है? सो इन 1972 एग वैली जो कि जर्मनी में स्थित है, वहां पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जब वे अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे तो उनको कुछ केव पेंटिंग्स मिले थे। केव पेंटिंग्स बेसिकली आदि मानव द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स हुआ करते हैं और उन पेंटिंग्स में उनको ओराइन कॉन्स्टेलेशन दिखा। ये उन सभी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक शॉक की तरह था, क्योंकि ये जितने भी कॉन्स्टेलेशंस हम लोग आज देखते हैं ये सब ऑलमोस्ट 2,000 to 3,000 ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट ही हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से, ठीक है? सो ये कॉन्स्टेलेशंस आखिर वो आदि मानव क्यों बनाए थे? क्या वो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस थे? ये क्वेश्चन अराइज हुआ, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि उनके लिए ये आखिर कॉन्स्टेलेशंस इंपॉर्टेंट क्यों थे। और फिर इसी के बाद दुनिया भर के जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वे खुदाई करना शुरू किए और दुनिया के अलग अलग जगहों पे उनको अलग अलग केव पेंटिंग्स मिले और उन सभी केव पेंटिंग्स में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेलेशंस का जिक्र था। फिर वो चाहे इजिप्ट हो, साउदर्न फ्रांस हो या इंडिया ही क्यों ना हो, इंडिया में भी कई सारे केव पेंटिंग्स मिले हैं जहां पे सप्त ऋषि कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम लोग उर्सा मेजर बोलते हैं,
और ओरायन कॉन्स्टेलेशन, इन सब की पेंटिंग्स मिली हुई है। और इन सभी का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो इट वाज शॉकिंगली फाइंड आउट दैट इट इज ऑलमोस्ट 30,000 to 40,000 ईयर्स ओल्ड। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का ये उठता है कि आखिर चलो ठीक है, ये 30,000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है या 40,000 साल पुराना या 50,000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, इस पे तो क्वेश्चंस उठते रहेंगे और थ्योरीज आते रहेंगी। बट एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये कॉन्स्टेलेशन हमारे आदि मानव के लिए इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, तभी तो उन्होंने इसको बनाया था वहां पे, वरना क्यों बनाते हैं वो। तो आखिर ये जो कॉन्स्टेलेशंस थे हमारे एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट थे, और उसी के साथ साथ इन आवर प्रेजेंट टाइम्स क्या ये हमारे लिए भी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग सेक्शन that what was the use of constellation for ancient human beings and also for present human beings. So हमारे पास बात करने के लिए काफी टॉपिक्स हैं, थोड़ी सी रात भी ज्यादा हो गई है, so I think one coffee will be fine and after one coffee we will continue this. So let's now discuss कि ये जो कॉन्स्टेलेशंस थे हमारे एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट थे। सो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है फॉर रिलीजियस पर्पसेस। हमारे जितनी भी पुरानी सभ्यता थी वो सभी ये मानती थी कि जो भगवान थे वो उन कॉन्स्टेलेशंस में रहते थे, फिर वो चाहे इजिप्शियन कल्चर हो, इंडियन कल्चर हो, मेसोपोटामियन कल्चर हो या दुनिया की कोई भी पुरानी सिविलाइजेशंस हो, उनको यही लगता था कि हमारे जो गॉड्स हैं वो उन कॉन्स्टेलेशन से आए हुए थे। और यही कारण था कि उन्होंने उन कॉन्स्टेलेशन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज जनरेट किए थे और उन स्टोरीज में वो अपने गॉड्स या ये बोल सकते हैं देवी देवताओं का वर्णन किए हुए हैं, ताकि वो जितने भी स्टोरीज हैं वो आने वाले यंग जनरेशंस को वो सुना सकें और यंग जनरेशंस अपने फोर्थकमिंग जनरेशंस को सुना सकें। सो ये तो पहला पॉइंट हुआ जहां पे हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे। सेकेंड जो पॉइंट आता है कि कॉन्स्टेलेशन हमारे एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे, वो थे फॉर नेविगेशनल पर्पस। अब उस समय तो जीपीएस तो था नहीं, अब दिन में तो लोगों को समझ में आता था कि कौन सा डायरेक्शन है, हम लोग को किधर जाना है, बट व्हाट इफ रात में वो लोग क्या करते हैं। सो कॉन्स्टेलेशंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही दिखाई देते हैं। सो उन्होंने उन कॉन्स्टेलेशंस को एज अ नेविगेशनल पर्पस के रूप में देखना शुरू किया और उन्हीं के मदद से वे रात में ट्रैवल करते थे। फिर वो चाहे एंशिएंट मिनोअन्स हो जो कि मेडिटेरेनियन आइलैंड पे रहते थे, या एंशिएंट हिंदू कल्चर जो सिंधु नदी के बगल में रहते थे, वो रात में ट्रैवल करने के समय वो कॉन्स्टेलेशंस का यूज करते थे ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रैवल कर सकें। अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कॉन्स्टेलेशन हमारे एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर सीजनिंग पर्पस। जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉन्स्टेलेशंस हैं
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही दिखाई देते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है। एक है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जिसको हम लोग सप्तऋषि भी बोलते हैं, और दूसरा है ओरायन कॉन्स्टेलेशन। ओरायन कॉन्स्टेलेशन हमें सर्दियों में दिखाई देता है। होता यूं था, जो हमारे एंशिएंट ह्यूमन बींग्स थे वे जब ओरायन दिखना शुरू होता था तो वे समझ जाते थे कि अब विंटर सीजन शुरू होने वाला है, और इसी के हेल्प से वे विंटर में जो क्रॉप ग्रो करते हैं उनका वो हार्वेस्टिंग शुरू कर देते थे। और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता था तो उनको सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन दिखना शुरू कर देते थे, और फिर जैसे ही उनको सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन दिखने लगता था वे समर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना शुरू कर देते थे। ये तीन तरीकों से हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस हमारे एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बतलाऊं कि कॉन्स्टेलेशंस जैसे कि आज से 30,000 या 40,000 साल पहले भी इतने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, आज के समय में भी इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ये कॉन्स्टेलेशंस आज के प्रेजेंट समय में हम ह्यूमन बींग्स की कैसे मदद करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस कि जो कॉन्स्टेलेशंस हैं आज के समय में हम ह्यूमन बींग्स की कैसे मदद करते हैं, और इसको समझने के लिए हमें सेलेस्टियल स्फीयर्स को समझना होगा। सेलेस्टियल स्फीयर्स बेसिकली रात को हम जब आसमान में देखते हैं तो जितना भी पोर्शन हमें दिखाई देता है उसको हम सेलेस्टियल स्फीयर्स बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉन्स्टेलेशंस के हिसाब से सेलेस्टियल स्फीयर्स को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया है। इससे हम ह्यूमन बींग्स को कैसे फायदा है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमें एक न्यू सोलर सिस्टम मिला, तो वो सोलर सिस्टम सेलेस्टियल स्फीयर के किस पार्ट में लाई कर रहा है उसको कैसे हम लोग समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये सोलर सिस्टम किस कॉन्स्टेलेशंस पे लाई कर रहा है। ठीक, अगर वो कॉन्स्टेलेशन सपोज करिए कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन हो और वो सोलर सिस्टम उस ओरायन कॉन्स्टेलेशन के किसी आसपास के स्टार्स के पास मिला हो तो उस कॉन्स्टेलेशंस का नाम हम लोग ओरायन कॉन्स्टेलेशन से जोड़ देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 2017 में एक हमें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिला था जिसका नाम था ओमुआमुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो क्या था। कई लोगों के हिसाब से वो एस्टेरॉयड था, तो कई लोगों के हिसाब से वो मेटेरॉयड था, बट आज तक कोई कंक्लूजन नहीं मिला है कि आखिर वो क्या था। मगर हाँ, एक बात की तो प्रूफ ये है कि ये जो भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो कि ओमुआमुआ जिसका नाम था वो लायरा कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया हुआ था। अगर आज आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ओमुआमुआ के बारे में तो उसके बारे में ये नहीं मिलेगा कि वो एस्टेरॉयड था या मेटेरॉयड था, बट ये जरूर मिल जाएगा कि लायरा कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया हुआ था। कॉन्स्टेलेशंस बेसिकली नाइट स्काई को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि एस्ट्रोनॉमर्स को आसानी हो जाए नाइट स्काई को पढ़ने के लिए, डिफरेंट स्टार्स को ट्रैक करने के लिए और साथ ही साथ यूनिवर्स को समझने के लिए। अभी तक हमने कॉन्स्टेलेशंस के बारे में काफी कुछ समझा है, जैसे कि कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वे एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के साथ साथ प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स के लिए भी कैसे इंपॉर्टेंट थे, पर इनसे भी ज्यादा फेमस उनकी स्टोरीज थी, कॉन्स्टेलेशंस की स्टोरीज, फिर वो चाहे इंडियन कल्चर की स्टोरीज हो या ग्रीक कल्चर की ही स्टोरीज हो। सुनाने के लिए तो हमारे पास कई सारे स्टोरीज हैं, बट उन सब में एक फेमस स्टोरी है एंड आई डेफिनेटली होप वो आपको अच्छा लगेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। वैसे तो तारामंडलों की हजारों कहानियां मशहूर हैं, और उन सभी कहानियों में सबसे मशहूर कहानी है उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर तारामंडल की, जो कि ग्रीक सभ्यता के देवी देवताओं से प्रेरित है। कई हजार साल पहले जियूस, जो कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के राजा थे, वह एक खूबसूरत महिला जिनका नाम कैलिस्टो था उनसे प्रेम करने लगे थे। पर जियूस की शादी पहले ही देवी हीरा से हो चुकी थी, और जैसे ही देवी हीरा को जियूस और कैलिस्टो के बारे में पता चला, वह जियूस पे कड़ी नज़र रखने लगी थी। फिर एक बार की बात है, जियूस और कैलिस्टो रात में जंगलों की सैर कर रहे थे। तभी
ज्यूस को देवी हीरा आते हुए देखी। ज्यूस किसी भी तरह के परेशानी से बचते हुए उन्होंने तुरंत कैलिस्टो को एक बड़े से भालू में तब्दील कर दिया और हीरा के साथ अपने महल माउंट ओलंपस पर चले गए, इस उम्मीद से कि वे जल्द ही वापस आके कैलिस्टो को फिर से मनुष्य में तब्दील कर देंगे। पर उसी समय कैलिस्टो का पुत्र आर्कस जंगलों में शिकार कर रहा था और तभी अचानक से आर्कस को जंगलों की झाड़ियों से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आर्कस ने तुरंत अपने क्रमश में से तीर निकालकर उस ओर चला दिया और फिर कुछ समय बाद उसे एक जानवर की दर्द में चीखने की आवाज सुनाई दी। वह जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, उसने एक बहुत बड़े भालू को अपने पास देखा जो कि घायल था और दर्द से चीख रहा था। आर्कस की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि यह इसका पहला शिकार था, पर कुछ समय बाद वह भालू एक मनुष्य में बदल गया और आर्कस यह देखकर स्तब्ध रह गया कि वह भालू कोई और नहीं, उसकी मां कैलिस्टो थी। आर्कस की दुख की सभी सीमाएं टूट चुकी थी। उसकी चीख जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए दूर स्वर्ग के देवताओं तक पहुंच रही थी और यह चीख ज्यूस के कानों तक भी पहुंच गई। ज्यूस समझ चुके थे कि कुछ भयंकर हादसा हो चुका है। वह आर्कस के पास गए और कैलिस्टो को खून में लिपटा देख वह समझ चुके थे कि इस हादसे की वजह कहीं न कहीं वो खुद हैं। ज्यूस को अपनी करनी पे पछतावा होने लगा। उनके वजह से एक माँ और बेटा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो चुके थे और इसी पछतावे के प्रायश्चित के लिए उन्होंने आर्कस और कैलिस्टो को तारामंडलों में तब्दील कर दिया। दोनों माँ और बेटे को अंतरिक्ष में स्थान दिया गया जहाँ हर रात वे एक दूसरे के साथ रह सकते थे, एक दूसरे को देख सकते थे और एक दूसरे को महसूस कर सकते थे, बस मिल नहीं सकते थे क्योंकि जैसे ही वो पास आने की कोशिश करेंगे रात खत्म हो जाएगी और सुबह की शुरुआत हो जाएगी। और तभी से ये दोनों हर रात आसमान में दिखाई देते हैं। आर्कस अपनी माँ के तरफ देखता है और माँ अपने बेटे के तरफ देखती है, पर ये दोनों कभी मिल नहीं पाते और यह सिलसिला हजारों सालों से हर रात होते हुए आया है। एक माँ और बेटे का मिलन जो शायद कभी पूरा ना हो पाएगा। So that's the end of the video guys, and I hope आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। And if you're new to us, kindly like, subscribe and share our channel. So we will meet you soon with new concept and new theme. Till then take care and thank you.